रिजल्ट है, जनता की रिजल्ट है। काफी बड़ा अंतर है। सरकार बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 300 पार तीसरी बार एनडीए जा रहा है। अमेठी की जीत जो है गांधी परिवार और यहाँ की जनता की जीत। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले, ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे नहीं। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में शायद ये पहली बार है जब 272 वाली बहुमत रेखा पार होने के बावजूद, 290 वाला आंकड़ा छूने के बावजूद, तीसरी बार सत्ता की दावेदारी करने के बावजूद इस मैंडेट को लेकर सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष में गजब का उत्साह और ऊर्जा दिखाई दे रही है। 10 साल के बाद लगातार तीसरी बार जनता जनार्दन का प्यार, उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारे संकल्प को नई मजबूती देता है, नई ऊर्जा देता है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होके लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है। प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। सवाल है इस कॉन्फिडेंस की, इस बदली बदली बॉडी लैंग्वेज की वजह आखिर है क्या? इन सारी बातों को समझेंगे, समझाएंगे। पहले कुछ सवाल जो आपके मन में उठ रहे हैं। 2024 के इस चुनाव नतीजों का मतलब क्या है? ये चुनाव नतीजे मोदी फैक्टर के लिए क्या संकेत है? ये चुनाव नतीजे इंडिया अलायंस के लिए क्या मायने रखते हैं? क्या बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाकर बहुमत से पहले रोकना इंडिया अलायंस की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाएगा? और अगर ऐसा है तो फिर इसका श्रेय किन नेताओं को दिया जाएगा? आपकी स्क्रीन पर इन 3 नेताओं की तस्वीरें हैं। पॉलिटिकल सर्कल में अब ये बहस शुरू हो गई है कि चुनाव में बीजेपी के राम नहीं बल्कि इंडिया अलायंस के राम चल गए। ये राम कौन है? आर मतलब राहुल गांधी, ए मतलब अखिलेश यादव, एम मतलब ममता बनर्जी। वजीर से इसमें विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिनको आम जनता के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं, ऐसे लोग उस लाइन पर जाते थे। उन्होंने कोशिश की और जनता ने इसका स्वीकार नहीं किया। और इसको अच्छा जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो अखिलेश जी या उनके बाकी साथी लोगों ने ठीक तरह से दिया। और जो कुछ बातें कही गई इसका स्वीकार जनता ने किया नहीं। तो क्या 7 चरणों के चुनाव में करीब 2 महीने लंबी चली वोटिंग प्रोसेस में वाकई ऐसा ही हुआ? क्या देश की जनता के लिए राम मंदिर वाला मुद्दा कोई इश्यू नहीं था? क्या देश ने राम मंदिर को देखकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया? क्या पब्लिक राम मंदिर से ज्यादा नौकरी, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर वोकल रही? सबसे बड़ा सवाल, जिस स्टेट में राम मंदिर को लेकर माहौल बना, देश के उस सबसे बड़े सियासी सूबे में राम मंदिर के नाम पर वोट पड़े या नहीं? इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है। इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे वो स्टॉक्स उनके,
मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए। मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाने का काम किया है, उनका अहंकार, उनकी तृष्णा को तोड़ने का काम किया है कहीं ना कहीं। और जिस तरह सभी समाज और सभी वर्ग के लोग एक साथ आए और जिस तरह समर्थन दिया, क्योंकि सभी लोग त्रस्त हैं और जो मौजूदा सरकार थी वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि जनता परेशान है, कि युवा परेशान है, कि हमारी माताएं बहनें परेशान है, कि किसान परेशान है, कि मजदूर बुनकर सभी लोग परेशान है। और कहीं ना कहीं ये लोगों की जीत है। बयानों में धार इसीलिए है क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स की पिच पर लोकसभा चुनाव के फाइनल मैच में बीजेपी के रथ को प्रधानमंत्री मोदी को अगर किसी ने चुनौती दी, बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत लाने से रोका, तो वो थे यूपी के 2 लड़के। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। अगर मोहब्बत और सुगंध मिल जाए तो सोचो कितना परिवर्तन हो सकता है। गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अमीरों के अरबों के लोन माफ किए, लेकिन किसानों के ऋण के लिए आत्महत्या के लिए मजबूर किया। ब्याज की दरें घटाकर मध्यम वर्ग की बचत को बेकार कर दिया। नैतिक रूप से चंदे तक का पैसा खा गए। केयर फंड के नाम के आगे पीएम के नाम का इस्तेमाल करके बाद में हिसाब देने से मना कर दिया। अपराधियों को शामिल करने, उनके कृत्यों पर पर्दा डालना, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। शारीरिक रूप से देखें तो भाजपा लोगों के शरीर स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ की। यूपी के 2 लड़के निकले बीजेपी के सामने, मोदी के सामने अड़े, लड़े, खड़े हुए, अपनी बात लोगों के सामने रखी। बार बार बीजेपी को आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर घेरा। बीजेपी की टॉप लीडरशिप पर हिंदू मुसलमान करने का इल्जाम लगाया। उद्योगपतियों की सरकार बताया। अदानी अंबानी की याद दिलाई। इसी का असर दिखा कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को नंबर्स की टैली में काफी पीछे धकेल दिया। पिछली बार बीजेपी और सहयोगी दल ने मिलाकर 80 में से 64 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार यूपी में एनडीए अलायंस कुल सीटों की आधी सीटों पर ही सिमट कर रह गया। जिन सीटों का नुकसान हुआ वो सारी सीटें अखिलेश यादव, कांग्रेस और सहयोगी के खाते में गई। अखिलेश यादव की लीडरशिप में समाजवादी पार्टी ने अब तक का सबसे बड़ा परफॉर्मेंस दिया। एक तरह से कहा जाए तो ये समाजवादी पार्टी का स्वर्णिम युग है, क्योंकि ना तो इससे पहले कभी इतनी सीटें मिली, ना ही इतना वोट परसेंट। इसीलिए यूपी में अब बीजेपी से ज्यादा अखिलेश यादव और राहुल गांधी कॉन्फिडेंट हैं। अखिलेश यादव चुनाव वाले फाइनल मैच के सबसे बड़े सुपरस्टार के तौर पर प्रोजेक्ट होने लगे हैं। भाजपा कई दोषों के लिए जिम्मेदार है। सामाजिक रूप से भाजपा ने देश में सौहार्द बिगाड़ा, भाईचारा खत्म किया, जाति के खिलाफ जाति, संप्रदाय के खिलाफ संप्रदाय लड़वाया, पेपर लीक कराए, देश के लिए आगे बढ़कर लड़ने वालों की बहन बेटियों के लिए जानबूझकर अपने मंत्रियों से अपशब्द कहलवाए, आर्थिक रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड का ऐतिहासिक भ्रष्टाचार किया। अपने फायदे के लिए भाजपा ने जनता पर बेताशा महंगाई थोप दी। सवाल है कि ऐसा हुआ कैसे? अखिलेश यादव और कांग्रेस ने ऐसा क्या किया कि इस बार जो बीजेपी 400 पार का दम भर रही थी, वो 300 के आसपास ही अटकती दिखाई दे रही है? जवाब अखिलेश यादव और राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी में छिपा हुआ है। पहले अखिलेश की बात। अखिलेश यूपी में अलायंस पार्टनर के तौर पर सरल, सहज, बिग ब्रदर के तौर पर नजर आए। कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें दी और मैदान में सिर्फ एक मकसद से उतरे, किसी भी तरह सरकार को हटाना है। इसीलिए अखिलेश ने MY वाले पुराने चले आ रहे कास्ट कॉम्बिनेशन से अलग नया समीकरण PDA बनाया।
पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इसी आधार पर टिकट बांटे गए। सिर्फ 5 यादव प्रत्याशी रखे, सभी परिवार के थे। कैराना, संभल, गाजीपुर और रामपुर, इन्हीं 4 सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे। नोट करने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव ने गैर यादव वाली ओबीसी जातियों पर दाव लगाया कि इस बार उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने टैक्टिकल वोटिंग की और हिंदू वोट बढ़ता नजर आया। शायद इसीलिए बीजेपी का वोट बटा, टूटा और समाजवादी पार्टी का वोट और सीट दोनों बढ़ गई। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन लोकतंत्र बचाने के संघर्ष में लगातार रहा है और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के विरुद्ध अपना काम करती है, सत्ता का दुरुपयोग करती है, प्रशासन का इस्तेमाल करती है। ये तरीका लोकतंत्र में निर्भीक और लोगों का जो निष्पक्ष होकर के मतदान करने का अधिकार है उसमें हस्तक्षेप है। चुनावी जनसभा में आए हुए लोगों का यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी चली और बीजेपी का मंदिर कार्ड काम नहीं आया। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल फैजाबाद यानी अयोध्या के तौर पर सामने आया। वही अयोध्या जहां प्रधानमंत्री मोदी ने 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी। जनता के बीच मैसेज गया कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि फैजाबाद सीट पर बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह दूसरे पायदान पर खिसक गए। समाजवादी पार्टी नंबर 1 पोजीशन पर आ गई। अयोध्या में बीजेपी हार गई, फैजाबाद बीजेपी हार गई। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को नकारा है, मोदी को फेयरवेल दिया है। मोदी जी को 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। ये नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह का पराभव है। वैसे यूपी में जो रिजल्ट आया उसे लेकर बार बार ये बातें भी उठ रही हैं कि इस बार बीएसपी का वोट कहां गया, किसे गया? तो इसका जवाब अखिलेश की काउंटर स्ट्रेटजी है। अखिलेश यादव ने इस बार नॉन यादव ओबीसी के अलावा दलितों को भी अपनी रणनीति का हिस्सा बनाया। अखिलेश यादव ने इस बार 17 दलितों को समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में उतारा। मायावती के वोट बैंक को काउंटर करने के लिए जाटव समाज के 6 कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ाया। इसके अलावा 8 सवर्णों को भी टिकट दिया। पिछली बार आपको याद होगा कि मायावती और अखिलेश की पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। इसका फायदा मायावती की पार्टी को मिला, लेकिन इस बार मायावती अलग थी। नतीजा ये हुआ कि उनका खाता तक नहीं खुला, उल्टा वोट परसेंट भी घट गया। जबकि पिछली बार मायावती के जिस वोटर ने समाजवादी पार्टी की बजाय कमल का साथ दिया था वो वापस आया और उसका डेंट शायद बीजेपी को भी लगा, क्योंकि बीजेपी उस उम्मीद में थी कि बीएसपी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वोट काटेगी तो फायदा उस ट्रायंगुलर फाइट में मिल जाएगा। लेकिन यूपी ने शायद कुछ और सोच रखा था और 80 सीटों का जनादेश फिलहाल यही कह रहा है कि अब की बार 2 लड़कों की जय जयकार। वही अंदाज, वही लुक, वही गेटअप और वही राहुल। बीते 2-2.5 साल से जनता के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसी तरह पहुंचते हैं। यही अंदाज उन्हें लोगों के बीच लोकप्रिय बनाता है और शायद इस बार ये लोकप्रियता पार्टी के परफॉर्मेंस का मिरर रिफ्लेक्शन बनकर भी सामने आई। चुनाव नतीजों के बाद राहुल गांधी सामने आए, माइक पकड़ा और देश की जनता को धन्यवाद देने के साथ साथ उन मुद्दों को फिर से उठाया जिसे वो पूरे चुनावी कैंपेन में उठाते दिखे। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और देश का संविधान। लड़ाई संविधान को बचाने की थी। मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी और यह सच साबित हुआ। इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। यह कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका, मां सोनिया और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे थे। कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चुनाव नतीजे को जनता का मैंडेट बताया और इसे पीएम मोदी के खिलाफ जनादेश बता दिया। ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है। हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। खासकर सत्ताधारी दल
भाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। हालांकि बात इंडिया अलायंस के आर फैक्टर की हो रही है। सोचिए, ये वही राहुल गांधी है जिसे बीजेपी ने बार बार नॉन सीरियस कहा। बीजेपी की आईटी सेल ने एक खास नाम देकर उनके साथ जोड़े रखा। जो कांग्रेस पार्टी 2 बार लोकसभा में नेता विपक्ष के पद के लिए जूझती दिखी, उन राहुल गांधी की लीडरशिप में इंडिया अलायंस ने दमदार परफॉर्मेंस किया। 28 दलों का गुट साथ आया और फिर कांग्रेस ने कई हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी को टक्कर दी, अपना वोट बैंक थोड़ा स्टैब्लिश किया और कांग्रेस की सीट का आंकड़ा पिछली बार के मुकाबले डबल के पास पहुंच गया। कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। जाति जनगणना, महालक्ष्मी, ये हमारे वायदे हैं। साथी दल तो पिछली बार भी थे, लेकिन इस बार कांग्रेस की स्ट्रेटेजी अलग कैसे थी? जवाब है कांग्रेस का ग्राउंड कनेक्ट। इस बार कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकी। राहुल गांधी की 2 यात्राएं, भारत जोड़ो और न्याय यात्रा का पार्टी को फायदा मिला। पहले विधानसभा चुनाव में हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना की जीत ने कांग्रेस को रिवाइव होने का मौका दिया। कांग्रेस ने इंडिया अलायंस में सबको साथ लेकर चलने वाली रणनीति को आखिरी दम तक बनाए रखा। और तो और, इस बार कांग्रेस ने ये नहीं दिखाया कि वो ऑल इंडिया लेवल पर होने वाले चुनाव में बिग ब्रदर के रोल में है। कांग्रेस पार्टी ने सभी साथियों का सम्मान दिया, उसी हिसाब से सीटें भी शेयर की। इसी का नतीजा रहा कि जिस इंडिया अलायंस को एग्जिट पोल दूर दूर तक फाइट में नहीं दिखा रहे थे, वो इंडिया अलायंस जनता के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहा। कांग्रेस ने यूपी में एक बार फिर कार्यकर्ताओं में जोश जगाया। इसका नतीजा ये रहा कि यूपी में कांग्रेस ने अपना किला तो बचाया, सीटें भी बढ़ाई और तो और स्मृति ईरानी को अमेठी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। मैं आशा करती हूं कि हमने जितनी निष्ठा के साथ गांव-गांव जाकर जनता की सेवा की, गांव-गांव जाकर प्रतिदिन उसी प्रकार से अमेठी की सेवा होती रहेगी। इस क्षेत्र को मैंने अपने जीवन के 10 वर्ष दिए। हार या जीत के बावजूद लोगों से मैं जुड़ी और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। अमेठी की जीत जो है गांधी परिवार और यहाँ की जनता की जीत है। कैंडिडेट बन के घूमता रहा इनके बीच में, लेकिन असली काम तो यहाँ की जनता ने किया। मेरे को जो टिकट भी दिया है तो गांधी परिवार ने दिया, मेरे पे विश्वास किया और मैं शायद उनके विश्वास पे पूरा उतर रहा हूँ। जहां तक कांग्रेस की स्ट्रेटेजी का सवाल है तो वो सिर्फ इंडिया अलायंस के इर्द गिर्द नहीं रहे, बल्कि इस बार राहुल गांधी ने एक परिपक्व नेता के तौर पर उन मुद्दों को उठाया जिनसे जनता जुड़ी, खुद को कनेक्ट किया। राहुल गांधी ने अपनी हर रैली में नौकरी, महंगाई का इशू रेस किया। राहुल गांधी ने बार बार जनता को ये मैसेज दिया कि वर्तमान सरकार सिर्फ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचा रही है। राहुल गांधी ने जनता के बीच आरक्षण और संविधान का मुद्दा लगातार उठाया। राहुल बोलते रहे कि उनकी सरकार आएगी तो जातिगत जनगणना कराएगी। राहुल गांधी ने सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी, महिलाओं के खाते में पैसे डालने की बात की। शायद ये भी कई लोगों को पसंद आया। बड़ी बात यह भी थी कि हर बार चुनाव राहुल गांधी बनाम मोदी हो जाता था, लेकिन इस बार कांग्रेस ऐसा करने से बची। कांग्रेस ने इसे सरकार की नीतियों के खिलाफ बेरोजगारी और महंगाई पर लाकर खड़ा कर दिया। जहां कांग्रेस सीधे मुकाबले में थी वहां अच्छा परफॉर्म किया, जैसे राजस्थान में, और जहां पार्टनर के साथ थी वहां अपना वोट भी ट्रांसफर करवाया। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे इसका जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि वहां उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ जनता का इमोशन जुड़ा, जो वोटों और सीटों में तब्दील भी हुआ। बातचीत हुई नहीं, बातचीत करने की उम्मीद है। मेरी बातचीत खाली 2 लोगों के साथ हो गई, खड़गे साहब एंड सीताराम येचुरी, और वो अन्य साथियों के साथ बातचीत करेंगे और फिर हमें संदेशा देंगे कि दिल्ली में मिलना है या नहीं। हो सकता है कि कल मिलने की स्थिति पैदा हो सकती है। मेरे ख्याल से इंडिया अलायंस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, और जिस तरह से आईस, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी का गैर जैसे उन्होंने किया, वो गलत था। बीजेपी को इस बार साउथ से बड़ी उम्मीद थी। उसे लग रहा था कि जो डेंट नॉर्थ में पहुंच सकता है उसकी भरपाई साउथ से हो जाएगी, लेकिन तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके वाले अलायंस ने बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। प्रयास था कि कोई भी राजनीतिक दल ये चुनाव लड़ नहीं सके। कांग्रेस के अकाउंट बंद करने का काम किया, विपक्ष के कई नेताओं को
जेल में डालने का काम किया, लगातार नेताओं को विपक्ष के परेशान करने का काम किया, लेकिन ये सारी कठिनाइयों के बावजूद मतदाताओं ने सोच समझकर वोट डाला। इंडिया अलायंस में राम वाले फैक्टर में एम मतलब ममता बनर्जी। बीजेपी को बंगाल से बहुत उम्मीद थी। बंगाल में बीजेपी ने जमकर प्रचार भी किया। प्रधानमंत्री मोदी की भी रैलियां। बीजेपी को लगता था कि अगर नॉर्थ में कुछ गड़बड़ होती है तो इस बार बंगाल से कवर कर लेंगे। खासकर संदेश खाली के बाद सियासी माहौल और बदला। बीजेपी दावा कर रही थी कि इस बार बंगाल में 30 के पार, लेकिन स्विंग स्टेट वाले बंगाल ने इस बार ममता की झोली सीटों से भर दी। दीदी को पिछले चुनाव में 22 सीटें दी थी, इस बार यह आंकड़ा 30 के पास दिखाई दिया। चुनाव नतीजों के बाद ममता बनर्जी सामने आई, बताया कि जनता का मैसेज किसके सपोर्ट में था और किसकी सियासत के खिलाफ। इतना रुपया खर्चा करने का बाद भी मोदी जी का इतना अहंकार, इतना अमित शाह का अहंकार, इतना बीजेपी का अहंकार, इतना चीफ मिनिस्टर को लेके हर जगह में जैसे वो डाटा सबको थ्रेट किया। हमारा स्टेट में ऑल लीडर को थ्रेट किया फोन में। इतना जब्ती करने का बाद भी इंडिया जीता है और मोदी हारा है। कहते हैं सियासत में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन, और राजनीति तो है ही संभावनाओं का खेल। अब सवाल है कि इस नतीजे के बाद देश की जनता के बीच मैसेज क्या गया? क्या 400 पार की दहाड़ मारने वाली बीजेपी ड्राइंग बोर्ड पर लौटेगी? क्या आत्मचिंतन का वक्त है या फिर सियासी दांवपेच का दौर लौटने वाला है? जो भी एबीपी न्यूज पर आपको सब पता चलता रहेगा।